नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका मेरे YouTube चैनल गोपाल सर विथ इंग्लिश एंड हिस्ट्री में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये मेरी दूसरी क्लास है। पहली क्लास जो मैंने ली थी वो क्लास 12th विषय इतिहास, जो पहला चैप्टर था ईंटें, मनके और अस्थियाँ, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और ये दूसरी जो क्लास जो है वो मैं इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत अच्छा टॉपिक है 12 क्लास के अंदर, आरबी से 12 क्लास के अंदर, जो पिछले साल ही ऐड हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं? अगर मैं एक लाइन में या 6 से 7 शब्दों में बोलना चाहूँ, बिल्कुल सिंपल वे में, ये वे वाक्य होते हैं जिनमें शर्तें होती हैं, अर्थात शर्त वाले वाक्य। इसको हम बोल सकते हैं शर्त वाले वाक्य। क्या बोल सकते हैं? शर्त वाले वाक्य। ठीक है, शर्त वाले वाक्य जिसमें शर्त रखी होती है। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। ये इसके जो काइंड्स होते हैं वो 3 काइंड्स के होते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला होता है वो होता है प्रोबेबल। देखो यहाँ लिखा हुआ प्रोबेबल, ये रहा है ना प्रोबेबल, और जिसको हम ओपन कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? ठीक है, जिनमें शर्त पूरी होने की संभावना होती है अथवा नहीं भी, मतलब शर्त पूरी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, परीक्षा में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि प्रोबेबल और ओपन कंडीशनल सेंटेंस को अगर हिंदी में समझना हो तो सीधी सी बात है, वे वाक्य जिनमें शर्त पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, डिपेंड करता है परिस्थिति पर, सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है प्रोबेबल। क्या है? प्रोबेबल। ठीक है, प्रोबेबल। ठीक है, बता दिया प्रोबेबल का मतलब क्या होता है, जिसमें शर्त पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। दूसरा, इसका जो दूसरा प्रकार है कंडीशनल सेंटेंस का है वो है इम्प्रोबेबल। क्या होता है? इम्प्रोबेबल। इस इम्प्रोबेबल को और हम क्या बोल सकते हैं? इसको इम्प्रोबेबल को और क्या बोल सकते हैं हम? इमेजनरी सेंटेंस। क्या बोल सकते हैं? इमेजनरी सेंटेंस। ठीक है, IMAGINARY। ठीक है, ठीक है, इमेजनरी सेंटेंस भी बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम? इमेजनरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं। मतलब वे वाक्य जिसमें क्या हो? कल्पना हो, कल्पना की गई हो कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश का इस प्रकार का विकास कर दिया होता। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य जो कल्पना पर आधारित है, जो उनकी होने की संभावना बहुत कम होती है, बहुत ही मतलब बहुत कम। ठीक है, उनकी होने की संभावना बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो तीसरा जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो है, इसको हम इमेजनरी सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इमेजनरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये है ना इमेजनरी सेंटेंस। लिख रहा हूँ मैं, इसको हम इमेजनरी सेंटेंस भी बोल सकते हैं। ओब्लिक इमेजनरी, कल्पना वाले सेंटेंस। और लास्ट और फाइनल जो होते हैं वो होते हैं, तीसरे प्रकार के होते हैं प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल। अब देखो, इन प्रोबेबल को एक चीज़ और बोलते हैं, मैं बताना भूल गया आपको इसे। ठीक है, इसको हम ओपन कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे होते हैं इम्प्रोबेबल, इमेजनरी, कल्पना पर आधारित, उनकी संभावना बहुत कम होती है पूरी होने की। और तीसरे प्रकार के जो होते हैं और वो होते हैं इम्पॉसिबल।
इम्पॉसिबल को हम और करते हैं अनफुलफिल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो पहला जो होता है इम्प्रोबेबल होता है, ठीक है, सॉरी पहला जो होता है वो प्रोबेबल होता है, दूसरा जो होता है इम्प्रोबेबल होता है, और तीसरा जो होता है इम्पॉसिबल। प्रोबेबल सेंटेंस जिसमें शर्त पूरी होने की संभावना होती है, ये संभावना होती है, पूरी हो भी सकती है नहीं भी हो। इम्प्रोबेबल वे सेंटेंस जो परिकल्पना या कल्पना पर आधारित होते हैं, जिनकी पूरी होने की संभावना बहुत कम होती है। और तीसरे होते हैं इम्पॉसिबल, मतलब यहाँ तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब पूरी होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं, अनफुलफिल्ड, मतलब पूरी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो कुल मिला के कंडीशनल सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोबेबल, जिसको हम ओपन कंडीशनल सेंटेंस भी बोलते हैं। दूसरा इम्प्रोबेबल, जिसको हम इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं। और तीसरा जो होता है इम्पॉसिबल या फिर अनफुलफिल्ड कंडीशनल सेंटेंस। क्लियर? अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, यस। सबसे पहला सेंटेंस जो है वो है हमारे सामने है, वो है प्रोबेबल कंडीशनल टाइप 1। 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? वो है प्रोबेबल। ठीक है, वो क्या है? प्रोबेबल। इसको हम ओपन कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं, प्रोबेबल या ओपन कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर, मतलब इसमें शर्त पूरी हो सकती है। कुल मिला के इसमें शर्त पूरी होने की संभावना रहती है। शर्त पूरी होने की संभावना रहती है अथवा नहीं भी, डिपेंड करता है परिस्थिति। ठीक है, क्या परिस्थिति है उसके अनुसार। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, हमें खास फार्मूला याद रखना है। ठीक है, सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वहाँ परीक्षा के अंदर सेंटेंस कंडीशनल कितने टाइप के होते हैं कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमारे जानकारी में हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली किसी ने क्वेश्चन कर लिया, अभी तक कंडीशनल सेंटेंस अगर आप लोगों ने पढ़ रखे हैं तो बचाओ कितने प्रकार के हैं, तो उस समय आप बता सकते हो। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रोबेबल, जिसको हम ओपन कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं, कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। दूसरा जो होता है इम्प्रोबेबल, जिसको हम इमेजनरी सेंटेंस भी कहते हैं। इमेज का मतलब, इमेजिन का मतलब क्या होता है? कल्पना करना, कल्पना पर आधारित। और तीसरा जो होता है वो होता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल जो संभव ही न हो, ठीक है, या फिर अनफुलफिल्ड जो कभी पूरा हो ही नहीं सके। तो 3 प्रकार का होता है, जिसमें हम जो फर्स्ट टाइप है वो पढ़ रहे हैं प्रोबेबल या ओपन कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब इसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? यस, पहली बात, परीक्षा के अंदर 2 वाक्य दिए होंगे। एक वाक्य में कंडीशन होगी, और कंडीशन मतलब वो वाक्य किससे शुरू होंगे? इफ से शुरू होंगे। किससे शुरू होंगे? इफ से शुरू होंगे। ठीक है, इफ से शुरू हो सकते हैं, व्हेन से शुरू हो सकते हैं, अनलेस से शुरू हो सकते हैं। ठीक है, किससे शुरू से? अनलेस से भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, अनलेस से भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, अनलेस से भी शुरू हो सकते हैं। ठीक है, इफ़, व्हेन और अनलेस से शुरू, तीनों से शुरू हो सकते हैं ये वाक्य। ठीक है, क्लियर? चलो, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला बोलो या स्ट्रक्चर बोलो, फॉर्मूला बोलो या फिर स्ट्रक्चर बोलो। देखो यहाँ देख सकते हैं संरचना है ना, स्ट्रक्चर बोलते हैं ना इसको। ये रहा स्ट्रक्चर है। क्या है? इफ दे रखा है ना। इफ के साथ क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें सिंपल वे में याद रखना है आपको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ कि यदि इफ़ वाले वाक्य में, कौन से वाक्य वाले में? इफ़ वाले वाक्य में क्या दे रखी हो? वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट वर्ब दे रखी हो, और साथ में क्या दे रखा हो? एस या ई एस। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा टेंस है
जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज़ होती है और साथ में एस या ई एस भी लगता है। वो कौन सा टेंस है? वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और साथ में एस या ई एस लगता है। ठीक है, क्लियर। तो एक वाक्य में एक वाक्य जो होगा इफ़ वाला वाक्य होगा और एक वाक्य जो होगा वो परिणाम वाला होगा। ठीक है, ये है इस वाक्य के अंदर कंडीशन दे रखी है। ठीक है, क्या है? कंडीशन रखी होगी। ठीक है, यदि ऐसा है तो ऐसा होगा, यदि ऐसा है, यदि तुम ऐसे हो तो ऐसा होगा, तुम यदि वहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, इस प्रकार के वाक्य। ठीक है, ये कंडीशन वाला है। और इफ़ वाले वाक्य में यदि परीक्षा के अंदर इफ़ वाला वाक्य आ जाए और इफ़ वाले वाक्य में या तो दे रखी हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर साथ में दे रखा हो एस या ई एस, तो दूसरे वाक्य में 100% हमें क्या भर के आना है? सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या भर के आना है? सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भर के आना है। चलो, क्लियर? यस। अब मुझे बताओ, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, मतलब कौन सा टेंस हुआ भाई? ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, आपको जो सिंपल लगेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, यदि एक तरफ प्रेजेंट सिंपल टेंस है इफ के साथ, तो डेफिनेटली दूसरे में क्या होगा? फ्यूचर सिंपल टेंस। अब सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का कहाँ यूज़ होता है? सेल विल फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर में फ्यूचर के किस पार्ट के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होता है? तो फ्यूचर सिंपल में। ठीक है, इसका एक सिंपल सा सूत्र बताऊंगा मैं आपको। तो यदि इफ़ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस है तो दूसरे वाक्य में डेफिनेटली 100% सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे आएंगे आपके दिमाग में ये है। ठीक है, चलो वो भी बात कर लेते हैं। यस, एक वाक्य है, देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, यस, एग्जाम्पल एक वाक्य है, एक वाक्य के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। यस, ठीक है। इफ़ यू study hard, if you study hard, ठीक है, if you study hard तो क्या होगा? you dash dash dash, ठीक है, क्या आएगा? dash dash dash, ठीक है, dash 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 dash। और यहाँ कोष्टक में आएगा, यहाँ नीचे लिख रहा हूँ मैं, जगह है नहीं इसलिए। ठीक है, तो कोष्टक में क्या आएगा? कोष्टक में आएगा पास द एग्ज़ाम। ठीक है, अब देखिए एक वाक्य है, ठीक है, एक वाक्य नहीं मतलब दो वाक्य हैं। एक तो वाक्य है ईफ से शुरू हो रहा है, ठीक है, एक किससे शुरू हो रहा है? एक शुरू हो रहा है ईफ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये वाला वाक्य है ईफ से शुरू हो रहा है ईफ। मैंने क्या बोला था? देखो ये है फॉर्मूला। मैंने क्या बोला? यदि ईफ वाले वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? वर्ब की कौन सी फॉर्म हो? फर्स्ट फॉर्म हो। यदि ईफ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या साथ में एस या एस लगा हुआ हो तो दूसरे वाक्य में हमें किसका यूज़ करना है? सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ कोष्टक में जो वर्ब दे रखी होगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी होगी। ठीक है, तो एक तो बिल्कुल इजी हो गया, यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बनना है। ठीक है, यहाँ तो हमें क्या बनना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही बननी है भाई, सिंपल सा है, पास। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। अब बस इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो हमें पता होना चाहिए। अगर आपने फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ रखा है तो बिल्कुल इजी वे में यहाँ आप सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब फिलअप कर दोगे। ठीक है, आप सभी को पता है, क्या पता है? मैंने बताया था, मतलब यहाँ तो नहीं बताया था लेकिन बताना चाहूँगा मैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस की बात जाए तो वहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है सेल और विल है। अब सेल का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट के साथ होगा और विल का प्रयोग किन किन के सब्जेक्ट के साथ होगा, तो बिल्कुल सिंपल है। एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, यदि आई और वी आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में? आई और
वी आ जाए तो किसका यूज़ करेंगे हम? सेल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? सेल। यदि सब्जेक्ट यहाँ पर, यदि यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आई और वी आ जाए, रिक्ता स्थान से पहले सब्जेक्ट आई और वी आ जाए तो सेल का यूज़ करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करना है। तो अपना सब्जेक्ट क्या है? यू है, इसलिए क्या आएगा? विल आएगा। क्या आएगा? विल आएगा। ठीक है। इफ़ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और दूसरे वाक्य में सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी कोष्टक में दी हुई होगी, चाहे इधर बनना हो तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी होगी कोष्टक में, या इधर बनना हो तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दे रखी होगी। बस हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भरनी है। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब भरनी है। ठीक है। सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे करना। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो। यस। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबल सेंटेंस। क्या पढ़ रहे हैं? फर्स्ट जो सेंटेंस है प्रोबेबल। ठीक है। प्रोबेबल सेंटेंस। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबल सेंटेंस। इसका सूत्र क्या है भाई? इफ़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। ठीक है। तो दूसरे वाक्य हम क्या बोलेंगे? सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। याद रखना, दो वाक्य दे रखे होंगे, एक वाक्य ये दे रखा होगा और एक वाक्य ये दे रखा होगा। ये भरा हुआ है तो इसको देखते हुए इफ़ वाले वाक्य में सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। अब अगर दिमाग में आएगा सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करें और वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग कब करें, तो वैसे आपने टेंस पढ़ रखे होंगे क्योंकि आप 12th क्लास में हो, तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है आप टेंस पढ़ के ही आए होंगे। अगर टेंस नहीं पढ़ रखे हैं तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से टेंस भी स्टार्ट करूँगा। वो अगला टॉपिक मेरा टेंस का ही होगा। ठीक है। 12th क्लास का। और मैं इस प्रकार टेंस पढ़ाऊँगा। टेंस केवल जो नॉर्मल टेंस है वो नहीं, उसके कुछ उससे जो हट के पढ़ाऊँगा ताकि आप आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर लो, जिससे आप पैराग्राफ राइटिंग है, ऐसे राइटिंग है, लेटर राइटिंग है। ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर आपको हिंदी में आपके दिमाग में है, ठीक है, मटेरियल अगर दिमाग में हिंदी में है तो उसको आसानी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हो। और यहाँ तक कि आपके क्वेश्चन आंसर भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं। उस तरीके से मैं टेंस पढ़ाऊँगा, बिल्कुल ईजी तरीके से पढ़ाऊँगा। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा टेंस का ही होगा। ठीक है। वो 10th क्लास वाले बच्चे भी देख सकते हैं और 12th क्लास वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कब करेंगे और एस या ई एस का प्रयोग कब करेंगे। यदि सब्जेक्ट क्या दे रखा हो? आई, वी, यू, दे, और कुल मिलाकर अपना सब्जेक्ट क्या हो? प्लूरल हो, तो हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम का मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम, लेकिन वो नाम क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है। सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो इसके साथ किसे यूज़ करें? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक का प्रयोग तो करना ही है कि हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे हैं। और इन सब्जेक्ट के साथ क्या करेंगे? वर्ब के साथ एस या ई एस जोड़ देंगे। ठीक है। यस। कंप्लीट क्लियर। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया पूरा। ठीक है। सब्जेक्ट अगर ये आते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल, कुल मिलाकर सब्जेक्ट अपना क्या होना चाहिए? प्लूरल। तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ तो करना ही है, साथ में एस या ई एस का भी यूज़ करना है। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं सेंटेंस की। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबल सेंटेंस। जैसे कि कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, मैं अब बताता हूँ बिल्कुल सिंपल वे में। यस। फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। यस। यहाँ हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल। ठीक है।
एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि है बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हम पढ़ेंगे। यस, इफ यू डस डस डस, और कोष्टक में वर्ब है हेल्प। कोष्टक में जो वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंप्लीट, यस। अब दूसरा वाक्य नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, आगे जगह है नहीं इसलिए दूसरा वाक्य आई सॉरी, आई इरेजर ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा, यस। आई सेल थैंक यू। अब सिंपल, देखो सिंपल सा वाक्य है, बिल्कुल सिंपल सा। राइटिंग मेरी इतनी सही नहीं है, देख लो नाम चुन करके। यस, इफ यू डस हेल्प मी आई सेल थैंक यू। ठीक है, अब जहाँ रिक्त स्थान वाला हम यहाँ हमको भरना है, अभी यहाँ नहीं देखना है हमको। दूसरा वाक्य जब भरा हुआ देखो, वहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। क्या दे रखा है? सेल दे रखा है, सेल। और सेल के साथ कौन सी है? वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। यदि दूसरे वाक्य में सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरी हुई हो तो पहले वाक्य में सीधी सी बात है, क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब एस या ईएस का प्रयोग कब करेंगे वर्ब के साथ? सब्जेक्ट को देखते हुए। यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर है तो ही वर्ब के साथ एस या ईएस का यूज़ करना है, अन्यथा आपको एस या ईएस का यूज़ नहीं करना है। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी है जो कि कोष्टक में यहाँ दे रखी है। तो कुछ भी नहीं करना है, सीधी सी बात है। हम यहाँ क्या कर देंगे? भर देंगे। क्या भरेंगे? हेल्प। इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता करते हो तो आई सेल थैंक यू, तो मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा। सिंपल सा वाक्य है ना, बिल्कुल सिंपल वाक्य। चलो एक वाक्य और। सी does cook food, when के साथ हम if का भी यूज़ कर सकते हैं। if I go to school, ठीक है। यस, कितने वाक्य हुए? एक वाक्य ये हुआ, ठीक है, एक वाक्य ये हुआ, ठीक है, एक वाक्य ये हो गया, ये वाला हो गया पूरा यहाँ तक, और दूसरा वाक्य यहाँ से यहाँ तक हो गया। देखो पहले वाक्य में रिक्त स्थान है, उसको छोड़ दो, सीधा दूसरे वाक्य आप पहुँचो। कहाँ से आना है? यहाँ, ये कोमा है, ठीक है, ये कोमा है, ठीक है। वेन, या तो वेन दे रखा है या फिर क्या आएगा? इफ़ आएगा, ठीक है, वेन या इफ़। वेन आएगा या फिर क्या आएगा? इफ़ आएगा। क्या आएगा? इफ़ आएगा, ठीक है, या तो वेन आएगा या फिर इफ़ आएगा, ठीक है, वेन या इफ़। अब ये वेन और इफ वाला वाक्य, या तो वेन दे रखा होगा या फिर इफ दे रखा होगा, ठीक है, एक ही बात है, बात एक ही, या फिर अनलेस, एक ही बात है, ठीक है। अब इफ वाले वाक्य में देखो, इफ वाले वाक्य में हमको वर्ब देखनी है। यस, कौन सी है वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि इफ़ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, अब देखो एस या ईएस नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट क्या? आई है ना, आई के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है, याद रखना, ठीक है। यहाँ आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस याद नहीं रहे तो इतना याद रखना, इफ़ वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सीधी सी बात है, जहाँ रिक्त स्थान है वहाँ पर हमें सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। कोष्टक में ऑलरेडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होगी, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, वो भी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यदि सब्जेक्ट क्या हो? आई और क्या हो? वी हो, तो क्या यूज़ करेंगे?
सेल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? सेल का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी इसके साथ विल का यूज़ करना है। तो अपना सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सी है, इसलिए क्या आएगा यहाँ पे? विल आएगा। यस, क्या आएगा? विल आएगा। और विल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, जो ऑलरेडी कोष्टक में दे रखी है। तो क्या आएगा? सी विल कुक फूड व्हेन या इफ़ आई गो टू स्कूल। यदि मैं स्कूल जाता हूँ तो वो क्या करेगी? खाना पकाएगी। तो क्या करेगी? खाना पकाएगी। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ें। यस, अब आप बोलना सर हम टेंस में वर्ब कैसे याद रखें? तो मुझे बताओ, बीच में छोटा सा एक बताना चाहूँगा, एक फॉर्मूला है। अच्छा, मुझे बस टोटल सिंपल टेंस कितने होते हैं? टोटल सिंपल टेंस कितने होते हैं? ठीक है, 3 होते हैं, आप सबको पता है। कौन सा? एक होता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, दूसरा होता है पास्ट सिंपल, और तीसरा जो होता है फ्यूचर सिंपल। होता है 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब सर इसकी वर्ब हमको याद नहीं होती, हम वर्ब कैसे हम कन्फ्यूज होते हैं? तो कुछ भी नहीं, एक फार्मूला है, सीधी सी बात है, और वो फार्मूला है 1 2 1। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना, आपको याद हो जाए। कैसे? ठीक है, 1 का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। फिर किसकी आता है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और वापस फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये एक फार्मूला है किसका? सिंपल टेंस का। टोटल सिंपल होते हैं 3, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIS, पास्ट सिंपल में, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वापस फ्यूचर सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 1 2 1। पहले हम जब मोबाइल होता था ना वो कीपैड वाला, तो हम अक्सर एयरटेल पर 121 से कॉलिंग करते थे। हमारे अगर कोई समस्या हो जाती थी या रिचार्ज संबंधी कोई समस्या होती थी, 121 पर हम कॉल करते थे। तो बस इतना ही याद रखना है, 121 पर कॉल करना है, हमको याद हो जाए क्या कि इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। तो 3 टेंस हमने पढ़ लिए यहीं पे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। प्रेजेंट सिंपल 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल 2 वर्ब की सेकंड फॉर्म, फ्यूचर सिंपल 1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, बस इसमें आवश्यकता अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। यस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वैसे पास्ट सिंपल टेंस में भी पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब में हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, हालांकि प्रेजेंट और पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन जिसका प्रयोग केवल नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है। याद रखना, टोटल 12 टेंस हैं, टेंस 3 होते हैं, उसके भाग 4 होते हैं, तो टोटल कितने हुए? 12 हुए। ठीक है, इन 12 टेंसों में से केवल 2 टेंस ऐसे होते हैं जिनकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में अर्थात सकारात्मक वाक्य में नहीं होती है, और वो है प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। क्लियर? चलो आगे बढ़ें। यस, अब बात हम करते हैं वापिस। यस, वापिस हम 1-2 एग्जाम्पल समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, आप बताना मुझे कि क्या आना चाहिए। ठीक है, इफ़ ही डस गो टू स्कूल, ठीक है, कोमा ही विल प्ले फुटबॉल। ठीक है, ही विल प्ले फुटबॉल। यस, इफ़ ही डज गो टू स्कूल ही विल प्ले फुटबॉल। यस, देखो 2 सेंटेंस दे रखे हैं, एक इफ वाला वाक्य है और एक कौन सा वाक्य है भाई? कौन सा वाक्य है? ठीक है, ये देखो यहाँ दे रखा है, कहाँ गया? यस, एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया और एक वाक्य ये हो गया। ठीक है, अब इफ़ वाले वाक्य में हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इसको छोड़ दो, इसको देखना ही नहीं है। दूसरे वाक्य में आ जाओ, दूसरे वाक्य में क्या दे रखा है? विल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यदि दूसरे वाक्य में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो पहले वाक्य में सीधी सी बात है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस। देखो, इधर प्रेजेंट सिंपल, इधर फ्यूचर सिंपल, इधर फ्यूचर सिंपल, इधर प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, विल सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस का सूत्र है। याद रखना, स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन लास्ट ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इतना नहीं देखना, हमें तो केवल वर्ब देखनी बस। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इफ़ वाले वाक्य में हमें सीधा कुछ सोचना वोचना नहीं है, हमें सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम मतलब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान का नाम, लेकिन ये सा सिंगुलर होना चाहिए, तो ही वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, साथ में एस या ई एस का यूज़ करना है। तो वर्ब क्या है, गो है और सब्जेक्ट ही है, इसलिए क्या हो जाएगा गो से क्या हो जाएगा, गोस हो जाए, क्या हो जाएगा, गोस हो जाए। ठीक है, क्लियर। ये हमने जो सेंटेंस पढ़ा है आज वो है प्रोबेबल सेंटेंस। ठीक है, बहुत सारे इसी प्रकार मैं आपको घर के लिए या होमवर्क के लिए कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आप उसे करने की कोशिश करना। ठीक है, यस। नंबर 1 जल्दी से उतारो और कोशिश करो। यस, ठीक है। इफ़ द बॉयज़, कमेंट में जरूर मुझे बताएं इसका आंसर। मेक अ नॉइज़, ये पहला वाक्य है। ठीक है, दूसरा वाक्य नीचे लिख रहा हूँ मैं, इसी का वाक्य है। ठीक है, फादर विल पनिश देम। ठीक है, एक वाक्य ये वाक्य और। ठीक है, इनका आंसर मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर। ठीक है, यस। इफ़ इट रेन्स सी ऑलवेज कैरी एन अम्ब्रेला। ठीक है, UMBRELLA। ठीक है, ठीक है, इनका आप आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, इससे आगे हम इसके आगे की जो क्लास है, आगे के जो सेंटेंस हैं, टाइप्स हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।